चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको अवितरित लाभ या हानियों का जो बैलेंस होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, उनके बारे में मैंने बताया था कि पहले का लाभ या हानि का शेष होता है, उसको पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है पुराने अनुपात में। एक पूंजी का समायोजन किया जाता है, यानी कि नए सिरे से पूंजी का निर्धारण किया जाता है। तो उसमें पूंजी का निर्धारण दो तरीकों से करते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, एक है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस दिन संपत्तियों दायित्वों का नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि उस दिन संपत्तियों दायित्वों का मूल्य कितना है, नए साझेदार के आने से पहले कितना था और उसके प्रवेश करने के दिन कितना था। तो उनके मूल्य में जो परिवर्तन होता है, संपत्तियों के खरीदने बेचने से जो परिवर्तन होता है वो नहीं, केवल मूल्य में। तो नए साझेदार के प्रवेश करने के दिन संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, यानी कि मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है, उस कमी वृद्धि को हम एक खाते में दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। इस पुनर्मूल्यांकन खाते में उन संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी वृद्धि को दिखाया जाता है, और इस कमी और वृद्धि को दिखाने से जो लॉस या प्रॉफिट होता है, इसको पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है अपने पुराने अनुपात में। क्योंकि नए साझेदार से पहले जो परिवर्तन हुआ है या अब तक जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए नया साझेदार जिम्मेदार नहीं होता है, पुराने साझेदार जिम्मेदार होते हैं। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश करने के बाद जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन से लॉस या प्रॉफिट होता है, उसको पुराने साझेदारों के द्वारा ही बांटा जाता है अपने पुराने अनुपात में। तो संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जिस खाते में दिखाया जाता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या दिखाया जाता है? प्रवेश करने के दिन की बैलेंस शीट दी हुई होगी कि नए साझेदार के प्रवेश करने से पहले की बैलेंस शीट है वो क्या थी, वो प्रश्न में होगी। और फिर सूचना दी जाएगी कि नए साझेदार के प्रवेश करने के दिन इन इन संपत्तियों दायित्वों का मूल्यांकन किया गया, तो उनके मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो संपत्तियों के मूल्य में यदि कमी होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? डीआर साइड में, टू डिक्रीज इन एसेट्स। जैसे कि नए साझेदार के प्रवेश करने से पहले की बैलेंस शीट दे रखी है और उसमें स्टॉक का जो मूल्य है पुरानी बैलेंस शीट में वो था 50,000। अब नीचे सूचना दे रखी है कि स्टॉक का जो मूल्य है वो अब केवल 45,000 है। पहले बैलेंस शीट में उसका मूल्य 50,000 था, अब स्टॉक का मूल्य 45,000 है, यानी कि स्टॉक में 5,000 की कमी हो गई है। स्टॉक तो उतना ही है लेकिन उसका मूल्य कम हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एसेट्स के मूल्य में कमी होती है, डिक्रीज इन एसेट्स, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा? स्टॉक का। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक और अमाउंट कितना आएगा? 5,000। क्योंकि परिवर्तन जो होता है कि परिवर्तन को दिखाते हैं कि 5,000 की कमी हो गई है। जितनी कमी या वृद्धि होती है केवल उस कमी और वृद्धि की राशि को ही दिखाते हैं। ठीक है, तो संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं? इसके डीआर साइड में, क्योंकि लॉस होता है। और संपत्तियों के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? सीआर साइड में, बाय इंक्रीज इन एसेट्स। जैसे प्रश्न के अंदर दे रखा था, बिल्डिंग का मूल्य पहले जो है 70,000 था पुरानी बैलेंस शीट में, और नए साझेदार के प्रवेश करने के दिन मूल्यांकन किया गया तो अब बिल्डिंग का मूल्य 1 लाख है, यानी कि 30,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो 30,000 रुपये दिखा देंगे सीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा? बिल्डिंग। ठीक है, तो संपत्ति, अब ऐसी संपत्ति कोई भी हो सकती है लेकिन कैश बैंक को छोड़ करके, क्योंकि कैश बैंक होता है वो इसमें नहीं आता है। ये स्थायी संपत्तियाँ बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स वगैरह। डेटर्स हालांकि चालू संपत्ति में आते हैं लेकिन उनको दिखाते हैं, लेकिन कैश और बैंक को छोड़ करके। तो कैश और बैंक में परिवर्तन होता है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। या पहले का कोई रिजर्व वगैरह है, रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व, P&L, उसमें परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। तो पहले का कोई रिजर्व है,
लाभों का या हानि का या कैश बैंक का बैलेंस है उसको छोड़ करके बाकी संपत्तियों में जो परिवर्तन होता है उसको दिखाएंगे। तो मैंने बताया संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो कहाँ दिखाएंगे, डी आर साइड में, और संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो कहाँ दिखाएंगे, सी आर साइड में। ठीक है, ये तो हो गया आपके एसेट्स का। अब देखो आपकी लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज यानी कि दायित्वों के मूल्य में यदि कमी होती है, देखो संपत्तियों मूल्य में कमी होती है तो लॉस होता है, इसलिए डी आर साइड दिखा दिया। लेकिन दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, क्योंकि कम पेमेंट करना पड़ता है। जैसे हमारे लेनदार थे पहले 40,000 थे, अब 30,000 ही रह गए, तो 40,000 की जगह 30,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सी आर साइड। तो दायित्वों के मूल्य में यदि कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, सी आर साइड। इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लेकिन दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो फर्म को लॉस होता है, क्योंकि ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डी आर साइड में। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, तो दायित्व में उल्टा हो गया, लायबिलिटीज में एसेट्स के मूल्य में कमी होती है जब तो डी आर साइड में दिखाते हैं, लेकिन दायित्वों में कमी होती है तो कहाँ दिखाते हैं, सी आर साइड में। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो सी आर साइड में, लेकिन दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो डी आर साइड। ठीक है, ये तो ये हो ही गया कि पहले पुरानी बैलेंस शीट में उनका मूल्य कितना था और अब कितना है, नीचे सूचना दी हुई होगी। कई बार क्या है, कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो पहले बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अब सूचना में दिया गया है कि ये संपत्तियां थी जिनका मूल्य इतना है, जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी। तो इसका मतलब है अब बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, तो एक तरह से संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, सी आर साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मतलब ऐसी संपत्तियां जिनका पुस्तकों में पहले कोई लेखा नहीं किया गया था, लेकिन अब लेखा करेंगे, तो एक तरह से संपत्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहाँ दिखाएंगे, सी आर साइड। जैसे प्रश्न में दे रखा है कि हमारे पास क्या एक पुरानी मशीन थी जिसको पहले बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था। ठीक है, कोई टाइप मशीन थी या और कोई ऐसी हो सकती है, ऐसी कोई भी संपत्ति जो पहले बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अब दिखा रहे हैं, तो संपत्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहाँ दिखाएंगे, सी आर साइड। ऐसे दायित्वों में हो सकता है। अगर ऐसी कोई लायबिलिटीज है जो पहले बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई थी लेकिन अब दिखा रहे हैं, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डी आर साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये मैंने जो बताई है संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में कमी वृद्धि, मूल्य में कमी वृद्धि को दिखाते हैं, पूरा अमाउंट नहीं दिखाते, ये दिखा देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका हम टोटल लगाते हैं। अगर सी आर साइड का टोटल ज्यादा है और डी आर साइड का कम है, तो अंतर की राशि से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि सी आर साइड का ज्यादा है तो इधर अंतर की राशि इधर आएगी, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की राशि को पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात, ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और सी आर साइड का कम है, तो क्या होगा, लॉस। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट को पुराने साझेदार ही बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये इस प्रकार से आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या देखें।